किसी को भी लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी थी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। दीज आर द पाथ्स अलोंग विच अ चार्ज विल फ्लो, चार्ज विल मूव इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग। मतलब उसे हम बार बार रोक दे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रोके, तो वो जिस लाइन के अलोंग चलता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यस, हाँ, आज 11+ सिस्टम से लॉगिन करना था, तो बच्चे लॉगिन करे हुए हैं, काफी बच्चे आ चुके हैं, वेरी गुड। चलो, कुछ बच्चे अभी भी है वेटिंग में, तो एक बार वो आ जाए फिर अपन प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपने पढ़ी है। अब आपने बीबी 2-3 भी कर लिया होगा, मैंने सॉल्यूशन तो भेज दिए थे। तो अगर कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो अभी। अदरवाइज बीसीएस का दिन तो है ही अपने पास, है ना। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा आपको ड्रास्टिक लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत गलत ही दे दिया, सॉल्यूशन गलत लग रहा हो आपको, है ना, तो आप पूछ सकते हो अभी। बताइए, बीबी 2 and 3 कंप्लीट? वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। चलो, अथर्व का साथी का रिप्लाई आया, यस। बाकी 2 बच्चों का रिप्लाई यस, 3 का रिप्लाई यस, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे, सिर्फ 3 ही बच्चों का रिप्लाई आया मेरे पास, यस। तो बाकी का रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, ओके। चलो, तो कुछ बच्चों ने क्लास में रिप्लाई करा है, जिन्होंने नहीं कराया हो कि करा हो आपने बिगिनर बॉक्सेस। अब अपन आज आगे की चीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने 11th क्लास में सीखा ही, ये आपके लिए कुछ भी नई चीज नहीं है। आपने 11th में जो सीखा है बस उसी चीज को मैं 12th के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ। तो आपने क्लास 11th में सीखा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कुछ फोर्सेस होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कंजर्वेटिव, कुछ फोर्सेस होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो आपको याद है किन फोर्सेस को आप कंजर्वेटिव बोलते थे? व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर अ फोर्स टू बी कंजर्वेटिव? क्यों कहते थे कंजर्वेटिव? आपने पढ़ा है 11th क्लास में, तो कोई बताएगा मुझे व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? बताइए। पाथ इंडिपेंडेंट। फिर से बोलो। पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बताओ कि पाथ इंडिपेंडेंट है तो उसे अपन कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? मतलब उसको तो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स बोल देना चाहिए, तो वर्ड कंजर्वेटिव क्यों लगाते? सर उसका टोटल वर्क डन 0 होता है। तो इनको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे फोर्स जिनका टोटल वर्क डन 0 होता है। मतलब हम फिजिक्स में या पूरे साइंस में लॉजिक की बात करते तो ऐसा इलॉजिकल नाम क्यों रख देंगे फिर? सर कोई से भी पाथ से अगर अपन फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे या फिर वो करेंगे तो वो कंजर्व्ड रहेगा, सेम आएगा। नहीं, कुछ और? वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं रहता। तो ऐसे फोर्स को यूं बोलना चाहिए ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फोर्स। कंजर्वेटिव शब्द क्यों लगाया? मतलब हम तो बहुत लॉजिकल बनते हैं और ऐसा नाम अजीब सा लिख देंगे क्या? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर एनर्जी इसमें कंजर्व रहती होगी। बिल्कुल सही। मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंजर्वेटिव वर्ड यूज करने के लिए, कि ये ऐसे फोर्सेस है जिनके अगेंस्ट आप काम करो तो वो घूम नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। दैट वर्क इज स्टोर्ड। इनके अगेंस्ट किया गया काम स्टोर्ड रहता है। किस चीज में स्टोर्ड होता है? उस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द एंटिटी in which the work done against conservative forces is stored is called potential energy. अगर आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ काम करो तो आपको वो वर्क लॉस हो जाता है, आपको वो वाला किया गया काम आपको वापस नहीं मिल सकता। पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करो, जैसे इस पेन को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रेस कर रहा हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मैं ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, है ना। ग्रेविटी का फोर्स इसमें नीचे है, अगर पेन को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। एंड वॉट एवर इज माई वर्क डन ऑन दिस पेन, ये जब नीचे आता है तो मुझे इसमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ये कौन दे रहा है काइनेटिक एनर्जी? वही कंजर्वेटिव फोर्स दे रहा है जिसके अगेंस्ट तुमने काम करा था।
तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट आप काम करते हो ना, तो गायब नहीं हो जाता है, लॉस्ट नहीं होता है, वो आपको वापस मिल जाता है। पर फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करो तो आपको वापस नहीं मिलता। वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किसी ब्लॉक को डिस्प्लेस कराओ तो वो हीट के फॉर्म में आपका सारा काम किया हुआ सब लॉस्ट हो जाता है, यू कैन नॉट गेट दैट वर्क बैक। ठीक है, इसलिए उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। और जिन फोर्सेस पे वर्क डन अगेंस्ट देम स्टोर हो जाता है उन्हें कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और जिस चीज में स्टोर होता है बस उसको बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर शायद आपने सुना होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये सुना है आपने? इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव नाम दिया गया, क्योंकि इनके विरुद्ध, इनके अगेंस्ट कुछ काम करो, इनके अपोजिट कुछ वर्क करो तो वो गायब नहीं होता है, वो लॉस्ट नहीं होता है, वो आपको वापस मिल सकता है। यस, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे स्क्रीन ब्लैक आ रही है। नहीं बेटा, स्क्रीन तो ऑन है और रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी है मैंने, है ना? यस, ओके। इज दिस क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आई? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? बच्चे बोल रहे यस, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्क्रीन की प्रॉब्लम सही हो गई? हार्ट नो? एक बार आप बंद करके चालू कर लो यार, यहाँ से तो सब ओके है। देखो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर्ली बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सबको? यस, यस सर। हाँ, सब बच्चे बोल रहे हैं यस। नितेश मोनट बोल रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस। तो जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा है वो एक बार, अच्छा, जिनका ऐप काम नहीं कर रहा है वो थोड़ा सा चेक करो यार। मतलब आप लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लीजिए, ठीक है? हाँ, iOS में दिक्कत आ रही है, यस, ठीक है, ओके। और जिन बच्चों को स्क्रीन मतलब कुछ किसी दूसरे बच्चे ने अगर कुछ बोल दिया है तो कई बार वो दिखने लग जाता है, तो पिन कर लीजिए स्क्रीन, मेरा जो व्यू आ रहा होगा उसको पिन कर लीजिए। तो पिन करने से आपको फिर मेरी ही स्क्रीन दिखाई देगी, बोर्ड ही दिखाई देगा आपको बस, ठीक है? सर पिन कैसे करते हैं? कुछ नहीं, डबल टैप कर दो, डबल टैप कर दो तो पिन हो जाता है। मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो, कंप्यूटर पे करते हो तो ऑप्शन आता है उसमें पिन करने का। चलो, तो डेल्टा पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अब किसी फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क, इसका मतलब क्या होता है? इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम करता है उसका नेगेटिव ही कहलाता है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को अपन क्या बोलते थे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ओके। तो ये अपन ने बात करी व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तो पढ़ा है आपने 11th क्लास में। अब ये क्यों बताया जा रहा है आपको यहाँ पर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अपन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, वो भी कंजर्वेटिव है तो उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देंगे। हेंस we can define electrostatic potential energy, electrostatic potential energy। जैसे आपने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी है, वैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देंगे, या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं इसे, या अपन इस चैप्टर के बात करेंगे यहाँ तो अपन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो, ये चीज क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? निशित,
यस, बच्चे बोलते हैं यस, ओके वेरी गुड, है ना। अब कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमको डेफिनेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की पता होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो लिख देंगे। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यूई कहा मैंने, तो इससे हमको मिल जाएगा डेल्टा यूई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो था वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव या नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, it will be negative of work by electric field, work by electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क किसी चार्ज पे लिखना हो तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा QE डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फाइनल एनर्जी माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इनिशियल एनर्जी, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी नेगेटिव ऑफ इनिशियल टू फाइनल QE वेक्टर डॉट DS वेक्टर। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट QE वेक्टर डॉट DS वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है QE, तो QE डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन ऐसे वर्क कैलकुलेट करते हैं हम, है ना। तो वर्क कैलकुलेशन करा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का, उसमें नेगेटिव लगाया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आया, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो फोर्स का वर्क, ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल डिफाइन कर दी। नाउ ये जो फोर्स का वर्क डन है तो चार्ज पे डिपेंडेंट है, हम ये चार्ज वहां ले जाते हैं, उधर डिवाइड कर देते हैं, हम ये उधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा यूई बाय चार्ज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं और वो कांस्टेंट भी रहेगा, पूरे पाथ में चार्ज बदल नहीं रहा हो तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का नेगेटिव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये एक्सप्रेशन सिर्फ स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बन रही है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक इसे नई क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं। वी डिफाइन दिस एक्सप्रेशन एज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो थी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं। स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी है, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है समझा रही है, तो इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अल्टरनेट में हम यूज कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को हम नाम दे देते हैं पोटेंशियल, इस क्वांटिटी को नाम दे देते हैं पोटेंशियल। यहाँ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, इसको बोल देते हैं चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे नई चीज डिफाइन कर दी, चेंज इन पोटेंशियल एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में P लिख रहा हूं, पर यूनिट चार्ज, दैट इज डेल्टा यूई बाय चार्ज। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमने नया लेटर यूज कर लिया V, तो चेंज इन पोटेंशियल को लिख दिया डेल्टा V। तो डेल्टा V इज डिफाइंड नाउ एज माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दिस इज आवर चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सब 11th में करा हुआ है आपने, बिल्कुल आपको कॉपी पेस्ट लग रहा होगा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल, वो क्या नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दिस इज हाउ चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज। अब किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं अगर हमें किसी दूसरे पॉइंट का पता हो, जैसे इनिशियल का पोटेंशियल पता हो तो फाइनल का पोटेंशियल लिख सकते हैं। इनिशियल का पोटेंशियल मान लो 0 था, ऐसा पॉइंट जहां पोटेंशियल 0 होता है उसको रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, है ना। इसके बाद अपन क्या समझ रहे हैं, देखिए, वी टेक पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट टू बी 0। रेफरेंस पॉइंट पे हम डिफाइन कर देते हैं कि पोटेंशियल 0 है। वी टेक पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट टू बी 0। जहां पोटेंशियल 0 उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, या जिस जगह रेफरेंस पोटेंशियल 0 होता है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते थे, या उल्टा रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो
Please keep your mic off. Say Thomas. So हमने यहाँ डिफाइन कर दिया व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट में बना रहा हो जहां पोटेंशियल हम जीरो मान सकते हैं। नॉर्मली ये पॉइंट अपन इंफिनिटी लेते हैं पॉइंट चार्जेस के सिस्टम्स में। जैसे मेरे पास पॉइंट चार्जेस के सिस्टम से तो उनकी वजह से इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफिनिटी पर जाके कोई असर नहीं होगा, तो वहां पोटेंशियल भी जीरो मान लेते हैं। नॉर्मली इस रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी लेते हैं, बट नॉट ऑलवेज, पर आपको मैक्सिमम सिचुएशन में मानेंगे कि इंफिनिटी पर रहता है ना। तो ये साथ में लिख देता हूं रेफरेंस पॉइंट, साथ में लिख देता हूं नॉर्मली इंफिनिटी, नॉर्मली इंफिनिटी। तो फिर किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसे जीरो मान लिया तो रेफरेंस से गिवन पॉइंट तक इंटीग्रेट कर लो तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दिस गिव्स यू पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की एक प्रॉपर्टी थी। स्पेस में हर लोकेशन पे अगर स्पेस में कोई चार्जेस प्रेजेंट थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी कि किसी लोकेशन पे किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। वैसे ही अपन ने स्पेस में एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी पोटेंशियल। पोटेंशियल हो गया रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रेशन का नेगेटिव। दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। This is again a property of space. सर आपने राइट पेज के टॉप पे क्या लिखा है? राइट में पेज के चेंज इन पोटेंशियल, यहां मैंने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ओके। सो ये पूरा डिस्कशन समझ में आया। व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन हो रहा है समझ में आ रहा है। सभी बच्चे देख लीजिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे अपन? बताइए जल्दी। किसान का रिप्लाई आया मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यस, वेरी गुड, इससे भी बोल सकते हैं। पर दैट वाज मैं इस फॉर्मूले से सुनना चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले को देखिए क्या बताओगे? व्हाट इज पोटेंशियल? इस फॉर्मूले को देखिए क्या बोलोगे? इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अ स्केलर क्वांटिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। ठीक है सौरभ, बिल्कुल सही। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले को देख के आप कुछ बताओ, ये क्या बता रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स है ये, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। वर्क का नेगेटिव है, कहां से कहा? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में EF लिख रहा हूं, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जहां पोटेंशियल जीरो होता है, टू गिवन पॉइंट। ये भी तो बोल सकते हैं हम, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क हो रहा है, वर्क किस पर? यूनिट चार्ज पे। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क का नेगेटिव है। देखो कहां से कहा वर्क करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को? इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट चार्ज होगा तभी तो ये वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को 1 लिया मैंने, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट जहां पोटेंशियल 0 है, टू गिवन पॉइंट। ऐसा लिख सकते हैं अपन। आ रहा बात समझ में?
समझिए ये लाइन जो मैंने लिखी है, इसमें कोई डाउट? ये अपन को कॉमन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है स्कूल में इस तरह की लिखना होती है, इस तरह से अपन भी लिख सकते हैं। और आप जो बाकी सब बोल रहे थे वो सब भी सही है, पर थोड़ा ये वाली स्टेटमेंट भी हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एक और तरह से इसको लिखा जा सकता है स्टेटमेंट को, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, और इट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी पूरी लाइन कॉपी पेस्ट। अब ऐसा भी लिख सकते हो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? और पूरी बाकी लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो आपके रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मुझे फिर समझ नहीं आ रहा आप लोग को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? बच्चे बोलते हैं यस सर, 2-3 क्लियर सर। बिल्कुल सही। सो जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं डेफिनेशंस की, आप सब समझ पा रहे हैं? बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकती है देखो पोटेंशियल की। लैंग्वेज में छोटा छोटा सा अल्टरेशन है, बट सारे अल्टरेशन का मीनिंग एक ही है। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, it is work done against electric field in bringing unit positive test charge, या it is change in potential energy per unit charge। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो काफी सारे वेरिएशन हो रहे हैं डेफिनेशन के। ठीक है, अच्छा तो बच्चे बोल रहे हैं कि चैट कर रहे हैं तो स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है। अच्छा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो शायद आपको कुछ रिस्पॉन्ड करने के ऑप्शन मिलते हैं। देखो पार्टिसिपेंट में जाएंगे तो उसमें देखो 3 एरो, नहीं 3 एरो में आपको नहीं मिलेगा। रिएक्शंस में देखो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आपके पास रिएक्शंस करके एक कॉलम आ रहा होगा, एक पॉइंट दिख रहा होगा, वहां पे कुछ ऑप्शंस मिलते देखो। ठीक है, अच्छा नहीं है, ओके चलो ये ऐप कुछ नहीं है तो इसमें कुछ चीजें चेंज हो गई होगी, कोई बात नहीं। अर्णव बोल रहा है चलो ठीक है, आज पहला दिन है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, डोंट वरी, आज अपन थोड़ा चलाते हैं, धीरे धीरे चीजें स्मूथ लाइन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। नाउ अभी इस पे ध्यान दीजिए, अपन ने क्या डिफाइन करा है। वी हैव डिफाइंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी है। पहले हमने डिफाइन करा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अच्छा ये डेफिनेशन वाइज देखो, ये चीज क्या थी, ये थी चेंज इन पोटेंशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल था। तो यहां से हमको एक चीज और समझ में आ गई कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कर दो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, है ना। ये क्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये एक्सप्रेशन था डेल्टा वी, है ना, दिस वाज डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इनटू क्यू इज डेल्टा यूई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज क्यू टाइम डेल्टा वी। ठीक है, चलो तो आज अभी अपन ने डिफाइन करा है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या ये सारे डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इन डेफिनेशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब है बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो है ना, ये जो वर्क डन वगैरह की बात चल रही है वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है, तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज होगा। तो स्टार्टिंग का पोर्शन में हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सर वही ग्रेविटेशन वाला फंडा ही है ना पूरा? एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, बिल्कुल सही। छोटा छोटा डिफरेंस होगा अभी। ग्रेविटेशन में एक्चुअली क्या फोर्सेस में केवल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, यहाँ रिपल्सिव भी हो सकता है, इसलिए कुछ चीजें डिफर करती है। तो थोड़ा ध्यान से समझते चलना, जो जो डिफरेंस है अच्छे से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, a 20 microcoulomb charge is displaced from A to B and in process electric field is doing 600 microjoule of work. What is potential of B minus potential of A?
चलो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए, ट्राई करिए। 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी इन द प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग 600 माइक्रोजूल ऑफ वर्क, व्हाट इज बी माइनस बी है? सोच समझ के अच्छे से करिए। अच्छा तो देखते हैं अपन। ठीक है, आंसर आया अभी तक मेरे पास। आप लैंग्वेज समझिए, मैंने पूछा क्या है, बी माइनस बी है, ठीक है। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल का मतलब क्या होता था, वो आपके पास लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे निकालना है। By definition of BB minus BA, it is minus of work by electric field, कहां से कहां, A to B, A से B ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उसका नेगेटिव वो लेना है। तो A से B ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क दिया हुआ है, A से B ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है वर्क, उसका नेगेटिव लिखना होता है। वर्क कितना दिया हुआ है, 600 माइक्रोजूल। पर ये वर्क किस पे दिया हुआ है, ये वर्क दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम चार्ज पे, तो इसे चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज लेते हैं, तो 20 माइक्रोकूलम के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, उसका नेगेटिव ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल बीबी माइनस बी ए, यार हमारे पास -30 जूल पर कूलम, एंड दिस जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -30 वोल्ट। बताइए समझ में आ रहा है? आंसर शुड बी -30। इज दिस क्लियर? यस, है ना। आप लैंग्वेज अच्छे से समझिए कि क्या दिया है, क्या पूछा था हमें। ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क दिया है, और ए से बी का जो वर्क होता है उसका नेगेटिव वो होता है बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट होता है इनिशियल से फाइनल वर्क डन का नेगेटिव। ठीक है, तो लैंग्वेज अच्छे से समझिए, डेफिनेशन देखिए अच्छे से। चलिए, तो एक क्वेश्चन करा अपन ने, हटा रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं सब मैं, इज इट ओके, हटा दूं? तो यहाँ से तो सब ठीक है, चलो ठीक है, हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। when a -3 microcoulomb charge is released at point P, it reaches to point Q due to electric field in space. At Q, its kinetic energy is 15 joules, 15 microjoules. At Q, its kinetic energy is 15 microjoules. Then, what is potential of P minus potential of Q? करो, समझिए क्वेश्चन अच्छे से और करिए ट्राई। अब -3 माइक्रोकूलम चार्ज इज रिलीज एट अ पॉइंट P एंड इट रीचेस टू Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस की वजह से वो मूव कर जा रहा है P से Q। एट Q उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी, P पर उसे रिलीज करा गया था। तो आपसे पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q, करिए ट्राई।
चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। ठीक है, काफी बच्चों को रिप्लाई आ रहा है। क्वेश्चन अगेन सोच समझ के अच्छे से करना, इसमें साइन की बहुत गड़बड़ होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कई बच्चों की साइन की मिस्टेक हुई थी, बस वही कॉमन मिस्टेक है इसके अंदर। चलो सॉल्व करते। पूछा क्या गया है? पूछा गया है पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q। बाय डेफिनेशन इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहा? Q से P, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। ऐसे अपन डिफाइन करते हैं पोटेंशियल का चेंज। अब हमें क्या गिवन है वो देखो। चार्ज को P पे रिलीज करा है, वो Q पे पहुंच गया। P पे रिलीज करा है, Q पे पहुंच गया, और Q पर उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है। तो P पे रिलीज करा था विद जीरो, रिलीज करा है तो जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, और P पे Q पे पहुंचा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जो भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ होगा। तो हमें पता है डेल्टा के ई इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है। अब कितना चेंज हुआ है? 15 माइक्रोजूल। कहां से कहां में चेंज हुआ है? इट इज फ्रॉम P टू Q, इट इज फ्रॉम P टू Q। और हमें कहां से कहां का वर्क चाहिए? Q से P का चाहिए। उल्टा चाहिए, देखो यहाँ पर Q से P का चाहिए। हमें पोटेंशियल P का माइनस Q का पूछा है, तो यहाँ Q से P का वर्क चाहिए, और दिया क्या है? P टू Q, उल्टा दिया हुआ है, तो इसमें नेगेटिव लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क में किसी फोर्स का वर्क अगर एक पाथ का पता है, उल्टे पाथ का निकालना, फोर्स कंजर्वेटिव है, जस्ट पुट अ माइनस साइन। P से Q का वर्क पता है, जस्ट माइनस पुट कर दो तो उल्टा पाथ का वर्क मिल जाएगा। तो यू नीड टू पुट अ नेगेटिव हियर टू गेट द वर्क डन। तो वर्क डन आपका माइनस 15 माइक्रोजूल है, और बाहर डेफिनेशन में माइनस साइन था। चार्ज कितना था? वो भी माइनस में था। तो देखो सबके साइन प्रॉपर्ली लिखे तो आंसर नेगेटिव आने वाला है, और कितना जब आने वाला है? 5 वोल्ट। तो आंसर शुड बी माइनस 5 वोल्ट। बोलो, देखो समझो अच्छे से, है ना? बाय डेफिनेशन कैसे हमने अच्छे से करा, ठीक है। जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वोल्ट लिख दिया मैंने। किस तरह से अपन ने कैलकुलेशंस करी है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, P पर जाना है Q से, तो Q से P का वर्क डन लिखेंगे। बट दिया क्या है? P टू Q वर्क डन दिया है, तो P टू Q के वर्क का नेगेटिव वो लिख दिया अपन ने यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस, मेरे पास एक पाथ का रिप्लाई आया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होता है, इससे भी कर सकते हैं। हाँ, इससे भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सिस्टम में कोई और फोर्स तो है नहीं, बोला नहीं यहाँ पे कुछ भी। तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा, वैसे भी कर सकते हो आप, है ना, वो भी एक तरीका सही है बिल्कुल। चलो, तो ये अगर क्लियर है तो एक और तरीका जो बोला ना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम, इससे भी मैं लिख के बताता हूँ। उससे कैसे लिखेंगे बताता हूँ। देखो एक और तरीके से इसको लिख के बताता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। क्योंकि सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो सिस्टम में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे अपन चार्ज विच इज -3 माइक्रो कूलम इनटू पोटेंशियल। कहां पर है? पहले पार्टिकल P पर, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 15 माइक्रोजूल, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। समझ गए क्या? ये इक्वेशन समझ में आ रही है? हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट करा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी एट द पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P हो जाएगा वहां का पोटेंशियल इनटू चार्ज। वैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दी, और वहां का पोटेंशियल लिख दिया, पोटेंशियल एट Q इनटू चार्ज, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करके आपको निकालना क्या? Vp माइनस Vq। तो Vp माइनस Vq के लिए सर अरेंज कर लो, सेम ही आएगा वो तो सॉल्व करके। चलो, जिसको साइन में यहाँ गड़बड़ लग रही है वो सेकंड तरीका यूज कर सकता है, ये भी तरीका समझिए, इट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड। क्लियर कशिश? इज दिस क्लियर?
ओके, वेरी गुड। तो ये हमने डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे, है ना। ठीक है, इतने क्वेश्चन से सफिशिएंट समझ में आ जाता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और बेसिकली आपको 11th क्लास में जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है वही एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना है, उसी का पूरा एप्लीकेशन। आगे बढ़ते, अब हमने पोटेंशियल पढ़ा, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसा है, थोड़ा ये लिख लेते हैं अपन, है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल किस तरह की चीज है थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल तो वर्क डन था, वर्क स्केलर होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले चीज समझिए, ये स्केलर है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो बहुत ज्यादा काम आसान हो जाता है अपना। स्केलर क्वांटिटी को डील करना थोड़ा आसान लगता है, वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, तो डिफिकल्ट होती है। तो ये स्पेस की ही प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, पर ये थोड़ी आसान हो जाएगा डील करना बिकॉज ये स्केलर है। चलो दूसरी चीज, यूनिट क्या होगा, यूनिट तो अभी भी बताया था आपको, जूल पर कूलम, इसी को अपन बोलते हैं वोल्ट। 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है ना। और आपने सुना होगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर बाद जाके आगे जाके अपन समझेंगे, है ना, कि वर्क पर यूनिट चार्ज है ना, ये वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता था हमारे पास चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी यूनिट होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिखते हैं, और यही आता है वोल्ट में, है ना। यहाँ पे जब चार्ज से डिवाइड कर दो तो वोल्ट में आ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यूनिट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, तो वर्क होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मीटर में होता है वो वोल्ट में आता है, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर लिखते हैं अपन। मैंने पहले भी बताया था, तो ये वापस से अपने लिख लिया, ठीक है। फिर पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है क्या, हाँ आराम से हो सकता है, स्केलर कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, पोटेंशियल कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, है ना, कैन बी प्लस और माइनस। अपन आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ी देर में ही कि प्लस चार्जेस पॉजिटिव पोटेंशियल बनाते हैं, नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल बनाते हैं, है ना, तो थोड़ी देर में देखेंगे। चलो डायमेंशंस, डायमेंशंस की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क की डायमेंशन होती है ml²t-2, चार्ज की होती है 80। इसको अरेंज कर लो, यू विल गेट डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, लिखा भी था थोड़ी देर पहले, तो इट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही स्पेस की प्रॉपर्टी है, दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक चीज अगर हमें पता हो तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कोई भी एक चीज पता हो तो दूसरी चीज आसानी से पता चल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की एक वेक्टर प्रॉपर्टी है, और उसी को चेंज करके हमने बना दी पोटेंशियल, तो स्पेस की स्केलर प्रॉपर्टी है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस व्हिच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो, अगर आपने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया तो किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आपने रेफरेंस से गिवन पॉइंट तक इंटीग्रेशन करा था, तो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। V at a point is dependent on choice of reference point। रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, पर पोटेंशियल का चेंज जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेशन था, ठीक है। बट डेल्टा V, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, इज नॉट। क्या पॉइंट समझ आ रहा है अच्छे से,
किसी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस की चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर हम रेफरेंस पोजीशन बदल दे, नॉर्मली इंफिनिटी पे लेते, किसी और जगह भी ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी इंफिनिटी पे लेना चाहिए, स्टैंडर्ड है बट जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आपको बदल के दिया जा सकता है। तो पोटेंशियल हर पॉइंट का बदल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट वो नहीं बदलेगा। आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस बोलो, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा था चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल इज क्रिएटेड इन स्पेस बाय सम चार्जेस। स्पेस में कोई चार्ज है, वो वहां पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और स्पेस में कोई चार्ज लाओ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंडेंट, चार्ज एज वेल एज थिंग्स और तो क्वांटिटी जो स्पेस में क्रिएट कर रही थी, चार्ज और पोटेंशियल क्रिएट करने वाली जो चीजें थी। जैसे कि अर्थ के आसपास कोई मास होता है तो आप बोलते हो उस मास की किसी हाइट एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। क्या वो सिर्फ मास की होती है? नो। अगर अर्थ नहीं होती तो ये कैसे आती? आई रिपीट, अर्थ और मास पूरे सिस्टम की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मास रखा है, अर्थ नहीं है, तो कोई मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, और अर्थ रखी है और मास नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। तो दोनों होना चाहिए, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सॉरी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हम कई बार लूजली हम बोल देते हैं ऐसा कि एक चार्ज की किसी पॉइंट पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे यहाँ पर भी कहा है, वो ठीक है, बोलचाल भाषा में चल जाता है बोलना, पर हमको हमेशा याद होना चाहिए दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये उस चार्ज और जिसने फील्ड क्रिएट करी थी उस चार्ज, दोनों के सिस्टम की प्रॉपर्टी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलिए सभी बच्चे, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, एक और बार बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी है। मतलब आपके पास जैसे अर्थ अकेली रखी है, अर्थ के आसपास कोई मास नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और कोई मास रखोगे, अर्थ नहीं है तो भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अर्थ के पास में मास रखा है तो आप बोलते हो मास की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो जब तक दोनों चीजें नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये अपन ने कुछ पॉइंट समझे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इन सब के बारे में। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट नहीं बताया अभी, धीरे धीरे अपन और चीजें समझते जाएंगे, आगे जैसे से बढ़ते जाएंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, हमने पोटेंशियल निकालना सीखा, अब पोटेंशियल डिराइव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी अलग अलग सिस्टम की, अब अलग अलग सिस्टम के पोटेंशियल्स निकालते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। We will start using starting from potential due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो V पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो, मान लो कि आपने ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, प्लस रखा हुआ मान, ठीक है। इसकी वजह से स्पेस में पोटेंशियल बताना है, किसी जनरल पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। P का पोजीशन वेक्टर इस R वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है ना, या P तक का जो इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको मैंने स्मॉल r बोल दिया, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालते कैसे किसी पॉइंट पे? पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पॉइंट। ऐसे निकालते थे किसी पॉइंट का पोटेंशियल अपन, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी पोटेंशियल की, ये होती है जो, चलो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जानते कितनी होती है। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे किसी जनरल पॉइंट पे, देखो ये इंटीग्रेशन जो करना है वो इन्फिनिटी से लेके रेफरेंस से गिवन पॉइंट तक करना है, तो किसी जनरल पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो लिखना पड़ेगा। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड
आपको पता है पॉइंट चार्ज करने से कितनी आती है, ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रैंडम पॉइंट पे होती थी के क्यू बाय मॉड ऑफ आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी मैंने, यहाँ पे ई वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए आपको। डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दीजिए डॉट यहाँ पे। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। बताओ यहाँ तक की चीज समझ में आ रही है क्या? ओके बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते। अब आर वेक्टर को लिख सकता हूं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। डीएस वेक्टर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना आर के साथ। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू उनकी डायरेक्शन का कॉस थीटा लगा देते, दोनों का मैग्नीट्यूड उनकी डायरेक्शन का कॉस थीटा लगा देते। तो लेट्स से किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे थे अपन, पी यहाँ पर है और अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस तरह से, तो इसके और आर वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, तो ds cos थीटा इट शुड बी d ऑफ r। ds cos थीटा वो इस लेंथ का चेंज होना चाहिए ना, ds cos थीटा उस r में चेंज होना चाहिए, है ना। तो अभी तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोटेंशियल एट p शुड बी माइनस इंटीग्रेशन टू गिवन पॉइंट p k क्यूब मॉड ऑफ r वाज स्मॉल r, तो स्मॉल r लिख देता हूं मैं नीचे। डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं, डॉट प्रोडक्ट होगा इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का cos। नाउ व्हाट इज दिस ds cos थीटा? इस पे गौर करिए। ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसका cos थीटा वो r वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, तो r वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इट शुड बी d ऑफ r। r वेक्टर के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा मैंने तो स्मॉल r में चेंज होगा ना, इस लेंथ में चेंज होगा। अगर मैं इसके अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूं इट शुड बी dr, उसको dr बोल सकता हूं मैं। इट शुड बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द रेडियल डायरेक्शन, इट शुड बी dr। क्या ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से? इंफिनिटी से p पॉइंट तक k क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर, और ये हो गया dr। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उसका cos थीटा कंपोनेंट, इसका cos थीटा कंपोनेंट मतलब r के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, r के अलोंग डिस्प्लेसमेंट r का मैग्नीट्यूड dr से चेंज कर देगा। चलो क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? व्हाट इज ds cos थीटा? इट शुड बी dr। चलो व्हाट इज दिस ds? दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब समझिए आप चीजों का मीनिंग समझिए। ds क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का ये जो r वेक्टर है, किसी जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, उसके अलोंग मुझे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट चाहिए, तो इट ds का इधर जो कंपोनेंट होना चाहिए वो इसकी लेंथ में चेंज करेगा ना, इट शुड बी dr। इस r वेक्टर के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा अगर मैंने, तो इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज dr ही तो होगा, तो इट शुड बी dr। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? दिस वेक्टर इसके अलोंग थोड़ा सा चलेंगे तो इसकी लेंथ छोटी सी चेंज होगी, तो इसकी जो लेंथ थी r उसमें छोटा सा चेंज को अपन फिजिक्स में मैथमेटिक्स में d लिख के रिप्रेजेंट करते, तो चेंज ऑफ r वो dr लिख दिया मैंने। चलो सर अपने ds की डायरेक्शन कैसे लिया? ds की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता किधर है ds की डायरेक्शन, मैंने तो ऐसे रैंडमली बना दी, है ना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमें नहीं पता किधर है, ऐसे रैंडमली बना दी मैंने। पर जो भी ds की डायरेक्शन होगी उसका cos थीटा कंपोनेंट का मतलब तो यही होगा ना, इस r वेक्टर के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ओके वेरी गुड। चलिए तो मेरे पास ये आ गया k क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर। नाउ ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा देखो, ये r बाय आर क्यूब 1/r² बन रहा है, इसको r की पावर -2 लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में ले जाके। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट p माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू p हो गया k क्यू r टू द पावर -2 dr। ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर ले लो। पोटेंशियल एट पॉइंट p हो गया -k क्यूब इंटीग्रेशन r की पावर -2, तो पावर फॉर्मूला लगा दो, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। लिमिट्स लगा लो इन्फिनिटी से p पॉइंट तक। p पॉइंट जो था, p पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था उसको मैंने r वेक्टर ही बोला था,
तो पी पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, किसी भी जनरल रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मुझे आर लिखना चाहिए बस। पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो हो गया माइनस के क्यू, अंदर देखते क्या होगा, ये हो गया आर की पावर -1, नीचे -1, पहले आर डालेंगे तो -1/r, बीच में एक माइनस ओ लगाया, इंफिनिटी डाला, ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हो गया 1/∞, और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो आ गया प्लस के क्यूब आर। किसी जनरल पॉइंट जहां पे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर था उसका पोटेंशियल आ गया के क्यूब आर। क्या है, समझ में आ रहा है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, देख लीजिए अपन ने बात करी थी पोटेंशियल स्केलर होता है, तो ये आ रहा है के क्यूब आर। दिस इज क्लियर? क्या है, समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं यार बहुत बढ़िया। चलो, मैं चार्ज पॉजिटिव लेके चला था, अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसमें चार्ज को साइन के साथ डालते हैं, आप याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्मूले में चार्ज को भी साइन पुट करते हैं, तो यहाँ भी साइन पुट करेंगे तो यहाँ भी आखिरी में भी साइन आ जाएगा आंसर। चलो अतर बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। अभी मैंने क्या बोला, चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो बस चार्ज को भी साइन डाल देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्मूले में चार्ज भी साइन होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ विथ नेगेटिव चार्ज जस्ट पुट Q विथ साइन, Q को साइन के साथ रख दो तो आपको पोटेंशियल साइन के साथ मिल जाएगा। चलो मेरे पास एक डाउट आया है, डाउट ये है कि सर हमने डिस्प्लेसमेंट कहीं और किया और पोटेंशियल P का कैसे निकाल रहे हैं? देखो, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं अपन, वो होता है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पॉइंट। ये जो लिमिट होती है ना, ये बताती कि कहां से कहां जा रहे हैं, लिमिट बताती कि कहां से कहां जा रहे हैं, मैं रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट जा रहा हूं, ठीक है। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी जगह किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड उससे मेरे वेक्टर्स, उससे मेरे जो वेरिएबल्स है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट को लिखा है मैंने, इसकी डायरेक्शन इज इमटेरियल टू अस, हमें लिमिट से पता चलेगी कि कहां से कहां जा रहे हैं अपन। सो मैं एक्चुअली रेफरेंस से गिवन पॉइंट ही जा रहा हूं, है ना अथर्व? तो ऐसा नहीं कि मैं किसी रैंडम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेके कर रहा था, मैं इन्फिनिटी से P पॉइंट ही डिस्प्लेसमेंट लेके कर रहा हूं। हरी बात समझ में? ओके, ठीक है। तो एक डाउट आया था कि हमने डिस्प्लेसमेंट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ले लिया था, नहीं, मैंने डिस्प्लेसमेंट देखो रेफरेंस से गिवन ही लिया है, लिमिट्स डिसाइड्स कि कहां से कहां जा रहे हैं अपन, तो रेफरेंस से गिवन पॉइंट जा रहे हैं, ये लिमिट्स हमको समझ में आ रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। और दूसरी चीज, ये जो इंटीग्रेशन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है ना ds, ये ds आप किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड हमारे वेरिएबल्स इंक्रीज हो। आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ पे वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लिखने वाले हो, आपने यहाँ डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लिखा है, सो मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, आप यहाँ पे नेगेटिव चीज नहीं लिख सकते, मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पॉजिटिव चीज ही लिखना पड़ेगी। ये बस ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखो तो आपका इंटीग्रेशन कभी गलत नहीं होगा। चलो मेरे पास एक डाउट आया, सर वीपी पोटेंशियल बाय पी है या पोटेंशियल ऑन पी? वीपी पोटेंशियल ऑन पी है, एट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, V ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए के क्यू बाय आर चाहिए, आर क्या है, पी का पोजीशन, पी की डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम चार्ज, चार्ज से पी की डिस्टेंस। चलो, इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर 100%? इफ आई हैव चार्ज एट सम प्लेस, मुझे किसी प्लेस पे उसका पोटेंशियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, इस फॉर्मूले में के क्या होता है 1/4πε0, यू नो दिस। चार्ज, जो भी चार्ज आपने रखा है वो चार्ज रखो विद साइन, चार्ज को साइन के साथ रखना होता है, ये पढ़ा अपन ने अभी। और आपको तीसरी चीज चाहिए, इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस रख दो, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकाला अपन ने।
इस पे बेस एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आगे फिर और चीज देखेंगे अपन। ओके, मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट थे पॉइंट के 0,4, तो चार्ज रखा हुआ था 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है 0,4 पॉइंट पे। 4,0 पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बताइए 4,0 पॉइंट पे। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 4,0। I have point charge at 0,4 point. You need to find potential at 4,0 point. मेरे पास आंसर आ रहा है, वेरी गुड। So potential at any point is due to a point charge. It is k q by r. K मैग्नीट्यूड में होता है 9 × 10⁻9, q 2 × 10⁻- माइक्रोकूलम का 10⁻⁶ होगा अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट शुड बी 4√2। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट शुड बी 4√2। 4,4 ये भी लेंथ 4 है, ये भी लेंथ 4 है, तो ये 4√2 होना चाहिए। बस सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सा अरेंज करो, दिस शुड बी योर आंसर। तो आंसर हो गया हमारे पास 9/2√2 × 10⁻³ वोल्ट्स। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान, समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज आप पोटेंशियल लिख सकते हो। अब मैं ग्राफ भी बता देता हूं उसके, ये हटा दूं, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, ओके, बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। हमने पोटेंशियल निकाला, अब चलो पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं। पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस पे चार्ज रख देता हूं कहीं पर, और एक्स एक्सिस पे चलने पे जो पोटेंशियल होगा उसका ग्राफ बनाएंगे। तो सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, और मेरा चार्ज जो रखा हुआ है वो ओरिजिन पर है। चार्ज इज एट ओरिजिन, सपोज +q चार्ज ओरिजिन पर रखा है, ठीक है, ओरिजिन पर है वो 0,0 पॉइंट पर। अब मैं ओरिजिन से चाहे उधर जाऊं चाहे इधर जाऊं, मुझे पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? यहाँ पर लेट्स से ये y एक्सिस, इससे पोटेंशियल दिखाने वाला हूं मैं, है ना। तो कैन यू गेस कैसा होना चाहिए पोटेंशियल ग्राफ, बताइए। यस सर, नाउ वेरी गुड। और कोई? देखिए ये 1/r है ना, यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल कम होगा, और डिस्टेंस जितनी छोटी होगी पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो एकदम चार्ज के पास में खड़े हो जाओगे तो पोटेंशियल तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। यस, तो एकदम चार्ज के पास में पोटेंशियल शुड बी इन्फिनिटी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल शुड बी डिक्रीजिंग। तो ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए दिखने में हाइपरबोला, इट शुड बी हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाता मुझे, इस तरह से दिखता हमको हाइपरबोला ग्राफ। अच्छा, मैं इस तरफ आ जाता, मैं यहाँ खड़े हो जाता, तो ग्राफ कैसा होता? इस साइड में ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या होता बताओ? क्या मैं नीचे बनाऊं ग्राफ को? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे बनाते थे हम, यहाँ भी नीचे ड्रॉ करूं क्या मैं? अर्नव वेरी गुड। ऊपर आना चाहिए, यस, बच्चे बोल रहे हैं ऊपर आना चाहिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस ऊपर ही होना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका नेगेटिव साइड जाने से कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जो आपको पोटेंशियल का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो आप अगर नेगेटिव साइड में बनाओगे तो पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव ओनली। प्लस चार्ज की वजह से चाहे इधर खड़े हो जाओ चाहे इधर खड़े हो जाओ, पोटेंशियल इज पॉजिटिव, है ना। यहाँ खड़े होने पे ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल पीछे की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो गया, दिस इज नॉट द केस। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, चार्ज के उस साइड जाओ प्लस साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, नेगेटिव साइड जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती थी।
तो ड्यू टू डायरेक्शन रिवर्सल हमें पोटेंशियल को नेगेटिव दिखाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब चार्ज की लोकेशन पे दोनों ही साइड, on the right of charge and on the left of charge, potential goes to same direction, same infinity की डायरेक्शन में जाता है। Is this graph clear? और ऐसा ही अपन चलो नेगेटिव चार्ज रख के भी बना लेते हैं। तो ओरिजिन पे माइनस की चार्ज रख देते हैं और देखते हैं पोटेंशियल का ग्राफ क्या होना चाहिए एज पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। एनी गेस क्या होना चाहिए यहाँ पर? यस नियमित। चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट शुड बी बोथ डाउनवर्ड, बिल्कुल मिरर इमेज होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपने देखिए यहाँ पे लिखा है कि चार्ज को बस साइन डाल देना, तो जस्ट साइन के साथ डालो तो एनीथिंग एवरीथिंग विल बिकम जस्ट नेगेटिव। तो साइन के साथ बस चार्ज की वैल्यू डाल दो तो बस ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का पॉइंट समझ में आ रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ और पोटेंशियल के ग्राफ में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमने जब पढ़ा था तो चार्ज के राइट और लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ प्लस इन्फिनिटी, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी जाती थी। ऑन द पॉजिटिव चार्ज, नियर द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट गोज टू प्लस इन्फिनिटी, ऑन लेफ्ट गोज टू माइनस इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता था, राइट लेफ्ट में अलग अलग इन्फिनिटी पर जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे ग्राफ बने हुए हो और मुझे पता करना हो कौन सा पोटेंशियल का है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये एक डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है ना। पोटेंशियल जहां चार्ज रखा होता है वहां पोटेंशियल राइट एंड लेफ्ट दोनों में एक ही डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ अलग जाती है। क्या समझ में आ रहा है डिफरेंस? देखिए बच्चे, समझ में आ रहा है कि अच्छे से ये? चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा और उसके ग्राफ भी बना दिए है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ऑन एक्स एक्सिस का ग्राफ कैसा होगा। अब थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं अपन। चलो, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से निकाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है। तो पोटेंशियल क्या करना चाहिए बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो व्हाट अबाउट पोटेंशियल? डायरेक्ट ऐड करना चाहिए, बिल्कुल सही। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालना है और स्पेस में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो आप सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली जोड़ते थे। पोटेंशियल में भी ऐसे ही करोगे। पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है, तो स्केलरली ऐड कर दोगे। ठीक है, सही बात है क्या? यस, है ना। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट just summation at point due to system of point charges। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है मेरे पास, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, अलग अलग जगह पे खूब सारे पॉइंट चार्ज रखे, सबकी वजह से किसी एक जगह पे पोटेंशियल निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक का पोटेंशियल निकाल के जोड़ देंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट due to point charges in system। उस पॉइंट पे हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल के जोड़ दो, बस इतनी सी चीज करना है। बोलो, ये पॉइंट क्लियर? तो मेरे पास 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस रखे हो सबका पोटेंशियल का सम करके टोटल पोटेंशियल लिख सकता हूं मैं। एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल का जो भी साइन होगा वो साइन के साथ ही रखेंगे। अगर किसी चार्ज का प्लस पोटेंशियल है तो प्लस लिखेंगे, किसी का माइनस है तो माइनस लिखेंगे, है ना। देयर इज नो नेसेसरी कि मैग्नीट्यूड लगाना है, पोटेंशियल में जो साइन है वो साइन लगा के जोड़ेंगे अपन। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए फिर। I have two charges plus q and minus q at a distance L apart। L डिस्टेंस पे दो चार्जेस रखे हुए, कैसे रखे हुए देखो, दिख रहा है ना। दिस इज अवर एक्स एक्सिस। चलो, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है जनरल x, 0, वहां पोटेंशियल बताओ क्या आएगा।
एक जनरल पॉइंट है x, 0, वहां पोटेंशियल बताओ क्या आएगा। there is a general point on x axis x, 0, वहां पोटेंशियल क्या आएगा बताओ। ये आ जाए तो there is a general point 0, y on the y axis, वहां पोटेंशियल क्या आएगा बताओ। चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है बच्चों का। देखो यहाँ पे पोटेंशियल लिखने के लिए यहाँ की डिस्टेंस जो ओरिजिन से है कोऑर्डिनेट x, 0, मतलब ओरिजिन से x डिस्टेंस, तो प्लस क्यू से होगी x माइनस एल बाय 2। तो ड्यू टू प्लस क्यू यहाँ पोटेंशियल होना चाहिए k प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस विच विल बी x माइनस एल बाय 2, और दूसरे चार्ज से होगी डिस्टेंस x प्लस एल बाय 2। यू जस्ट नीड टू रीअरेंज इट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा सा अरेंज करने का काम बचा आपका, तो आप इसको करिएगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, चलो आपके लिए के क्यू कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लो। सो इट विल बी x प्लस एल बाय 2 माइनस x माइनस एल बाय 2, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4, न्यूमरेटर में x x कैंसिल हो गया, l ऐड होके l आ जाएगा। सो इट विल बिकम k q l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4। ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक यहाँ पर पोटेंशियल आ गया। क्या ये पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ 0, y पे, 0, y पे बताइए। एक आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड, सही है। दो बच्चों का आंसर आ गया, सही है, 3 के 4 के, वेरी गुड। चलो सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पोटेंशियल होना चाहिए 0, यहाँ पोटेंशियल होना चाहिए 0। सिमेट्री से दोनों डिस्टेंस सेम है एंड चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये यहाँ पे जितना पोटेंशियल बनाएगा प्लस क्यू बनाएगा वहां पे k प्लस क्यू बाय आर, तो दूसरा वाला बनाएगा k माइनस क्यू बाय आर। तो देखो इनका एडिशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0। यस, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड लेंथ a है और ट्राइंगल के हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है q, हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है q। तो बताओ ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल एट सेंटर बताइए, पोटेंशियल एट सेंटर। वेरी गुड ऋत्विक, 0 इज रॉन्ग आंसर, पोटेंशियल स्केलर होता है, याद रखिए। हर चार्ट से यहाँ की डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए डिस्टेंस कितनी होती है, हमने कई बार यूज कर लिया है। ये आती है a/√3, तो डिस्टेंस पता हो तो सिमेट्री है, तीनों का पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर होता है, जस्ट ऐड करना पड़ेगा पोटेंशियल, हो जाएगा 3 टाइम kq बाय डिस्टेंस विच इज a/√3, so it should become 3√3 kq by a, आंसर शुड बी 3√3 kq by a। बताओ आ रहा है समझ में? यस, चलो बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के सिस्टम का तो काफी आसान है, देखो पोटेंशियल स्केलर होता है तो जस्ट जोड़ना ही रहता है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई हैव एन हेक्सागन
मेरे पास एक हेक्सागोन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, एवरी साइड इज इक्वल, सारी साइड ए लेंथ की, एवरी साइड हैज अ लेंथ ए, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेक्सागोन मैं गया हूं कुछ डिस्टेंस पर, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी, कितनी डिस्टेंस पे गया हो, एक्स डिस्टेंस पे गया। दिस इज एक्सिस ऑफ हेक्सागोन, दिस इज एक्सिस ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का एक्सिस है। अब यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ रखा है माइनस क्यू, फिर यहाँ रखा है प्लस क्यू, यहाँ रखा है माइनस क्यू, फिर यहाँ रखा है प्लस क्यू, और यहाँ रखा है माइनस क्यू। तो बताओ पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? एक्सिस ऑफ हेक्सागोन पे पॉइंट पी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं मुझे। इट शुड बी 0। इक्वल चार्जेस है, सिमेट्री है, हेक्सागोन का एक्सिस है, तो हर पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस एग्जैक्टली आइडेंटिकल आएगी, है ना, आइडेंटिकल डिस्टेंस होगी, तो KQ/R वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा था ना, वैसे ही लग जाएगा वहां पे। इट शुड बी 0, योर आंसर शुड बी 0, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल तो देखो बहुत आसान है निकालना, इसमें कोई डाउट? यस, है ना, कोई डाउट नहीं। अब इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत आसान हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में। यहाँ सीरीज के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो सीरीज करवाई थी, एक्स एक्सिस से बहुत सारे चार्जेस रख दिए थे, तो उन सब के तुम पोटेंशियल वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना। मैं एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस के सिस्टम कराए थे ना, आप उनका पोटेंशियल भी कोशिश करना डिराइव करने की, ठीक है, और पोटेंशियल ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वो स्केलर है। चलो, तो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, हमने पढ़ा था, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ये लिखते हैं अपन। 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी वो लिखते हैं। एनी गेस, कोई गेस आपका क्या लिखना चाहिए मुझे, किसी को कोई दिमाग में आ रहा है आइडिया? बोलो, सब ग्रेविटेशन पढ़े बच्चे हो आप, ग्रेविटेशन पढ़ा है आपने, है ना, बहुत सारे एनालॉजी लगा सकते हो। नहीं, बहुत आसान। यस, कशिश का बिल्कुल सही जवाब आया मेरे पास, वेरी गुड, है ना। तो आपने ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं क्या, दो मासेस होते हैं M1 M2, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वैसे यहाँ भी लिख देंगे। सपोज Q1 चार्ज और Q2 चार्ज r डिस्टेंस पर रखे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, वो होती थी चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q2 इनटू उसकी लोकेशन का पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ होगा K Q1/R, तो ये हो गया K Q1 Q2/R। This should be the formula for potential energy of system of 2 point charge. आ रहा समझ में? 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, -gm1m2/r, वहाँ माइनस क्यों आता है, क्योंकि वहाँ भाई अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, क्योंकि यहाँ रिपल्सिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, प्लस का है, बाकी के जी के बदले के m1m2/r जैसा एक्सप्रेशन आ गया। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है अच्छे से? साइन के साथ लगेंगे ना? हाँ, और सब जगह पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूले सब में चार्ज को साइन के साथ, ऑलवेज पुट चार्ज विथ साइन इन V। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड जो भी चीजें सब में साइन के साथ चार्ज डालना है। चलो, अब 2 चार्ज के सिस्टम की लिखी, तो मल्टीपल चार्जेस हो तो क्या करेंगे बताओ? मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हो तो क्या करेंगे? Q1, Q2, Q3 और ये Qn। 1 और 2 की डिस्टेंस है R12, 1 से 3 की डिस्टेंस है R13, ऐसे 2 और 3 की डिस्टेंस है R23, ऐसे 1 और n की डिस्टेंस है R1n, ऐसा सबकी लिख सकते हो। तो बताओ अब क्या लिखेंगे?
इट शुड बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर। तो हर पेयर की एनर्जी हो जाएगी k qi qj, इसका सम डिवाइड बाय ये rij, है ना। पहले और दो की पेयर की हो जाएगी k q1 q2 बाय r12, दूसरे तीसरे की ऐसे सबकी लिख देना। पर अब रिपीटेशन नहीं करना है अपन को, तो रिपीटेशन नहीं हो उसके लिए जरूरी है कि i को जैसे 1 से अपन n लेके जा रहे हैं, 1 से n-1, तो j को हम ले जाएंगे i + 1 से लेके n तक। j शुड बी वेरिंग फ्रॉम i + 1 टू n। ये अपन को वेरिएशन थोड़ा सा इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो ध्यान रखना है, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं। तो इफ i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n-1, है ना, तो j वेरी करेगा i + 1 से लेके n तक। ये मुझे दोनों एक साथ ना लिखना चाहिए, पर मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप सबको दिखाई दे। तो इसको आपको तो एकदम समीशन साइन के नीचे लिखना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन समझो क्या करा है अपन ने। बेसिकली मैंने हर दो पेयर को यहाँ काउंट कर लिया है। मैंने i को जब 1 लिखा तो 1 से i को n-1 तक लेके जाने वाला हूँ। जब i को 1 लिखा तो j 2 से चालू होके n तक जाएगा, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 5, 6 ऐसा n तक लिख दिया। अब 1 के साथ 2 लिख चुका हूं, तो 2 से जब स्टार्ट करूंगा तो 1 नहीं लिखूंगा, तो 2 के साथ फिर 3 से चालू करके 4, 5 ऐसा करा मैंने। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? बताइए। चलो, ये ऐसा ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा शायद आपने, है ना। और ये मैंने जे को 1i+1 से क्यों स्टार्ट करा है, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है। मैं यहाँ पे i से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इसको i+1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, अगेन फिर से समझ लीजिए, मैं 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी लिख चुका हूँ, तो वापस 2 और 1 की नहीं लिखूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए 1 से 2 की लिख दी, फिर 2 से 3 की लिखूंगा ताकि रिपीट नहीं हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 18 को क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर ये ध्यान नहीं रखते अपन, हम डबल काउंट कर लेते, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका हाफ कर देना। फिर अगर आपने ध्यान नहीं रखा, गलती से आपने डबल कर लिया चीजों को, तो डबल हो गया तो बाद में हाफ कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हुए डबल कर लोगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो बस बाद में हाफ कर देना। i 1 से n, j भी 1 से n, पर i = j मत रख देना, नहीं तो ये नॉन डिफाइन आ जाएगा भाई, किसी चार्ज की उससे डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो बस अगर आपने मान लीजिए चीज का ध्यान नहीं रखा था कि j इज स्टार्टिंग फ्रॉम i+1, तो आपने चार्जेस को डबल डबल काउंट कर लिया, पेयर को डबल डबल ले लिया, तो बाहर हाफ लगा दो। सो दिस इज ऑल्सो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। So is this clear? ओके। और बच्चे पूछ रहे हैं सेकंड फॉर्मूला स्पेशली कई काम आता है या ओनली फॉर नॉलेज। देखो, नॉलेज के लिए सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। मतलब मैं तो ये फॉर्मूला भी ठीक है समझाते वक्त बोल रहा हूँ आपको, पर मैं प्रैक्टिकली जब करूंगा तो एक एक पेयर को काउंट करके करता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इस 3 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल लिखना है। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 चार्ज है, इस सिस्टम की मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी से सिस्टम की लिखूंगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो एक एक पेयर की काउंट करके लिखूंगा। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3, 3 पेयर बनेंगे, है ना। 3 पेयर है और सब में डिस्टेंस देखो a है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो हर एक की पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आएगी, उसका 3 टाइम कर देंगे तो टोटल आ जाएगी। समझ में है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आसान होते हैं। ये आई जे के, ये जब इतने सारे चार्जेस कभी देते ही नहीं अपन को, तो जनरलाइज फॉर्मूले लिखने के लिए अपन जरूर लिखते ही है, बट क्वेश्चन में क्योंकि चार्जेस का नंबर कम ही होता है, तो वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ फॉर्मुलेस, हमको आसानी से हैंडल करके लिख सकते हैं अपन। इज दिस क्लियर? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। चलो, तो अपना ऑफिशियल टाइम भी हो गया है, तो वी शुड स्टॉप हियर। अब आपकी नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करिएगा, और